Hello everyone, welcome to chemistry classes. I am D Deepika. Our today's topic is matter in our surroundings, part 2. In our previous video, we discussed about what is matter, nature of matter, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके उसको ईजिली देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर से, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर से। मैटर की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। थर्ड करैक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या है, मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। हमारे साइंस की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोली जाती, हर एक चीज़ के पीछे फैक्ट और एक्सप्लेनेशन होती है। उसी तरीके से हम ये जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स हमने बताई हैं उनके पीछे की एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ताकि हमें ईजिली समझ में आए कि ये करैक्टरिस्टिक्स क्यों हैं मैटर की। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर से। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ये हमें किससे पता चलेगा, हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा। ये वाली एक्टिविटी हमने फर्स्ट पार्ट में भी की हुई है, पर इसको हम दोबारा करेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। हमने एक बीकर लिया 100 ml का, उसको हमने हाफ फिल कर लिया, यानी कि उसके अंदर हमने 50 ml वाटर ले लिया। उसके बाद हम उसके अंदर 1 स्पून साल्ट या फिर शुगर ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, ग्लास रोड की हेल्प से हम उसको स्टीर करते हुए उसको डिजोल्व कर देंगे। जब हम उसको डिजोल्व कर देंगे तो हमने देखा कि डिजोल्व करने के बाद का लेवल और जो हमने स्टार्टिंग में वाटर का लेवल लिया था दोनों सेम है, लेवल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। वो किस वजह से नहीं आया, क्योंकि देखिए जो हमारे वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन कंटेन करता है। ठीक है, बहुत सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट होती है। और ये इस तरीके से हमारा एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे ये प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं वॉइड। तो जब हम साल्ट या फिर वाटर को मिक्स करते हैं, साल्ट ऐड करते हैं वाटर के अंदर, तो क्या होता है कि ये साल्ट एम्प्टी स्पेस के अंदर चला जाता है। इस वजह से जो वाटर का लेवल होता है वो राइज नहीं करता। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो यही थी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो अब हमारी ये इजीली क्लियर हो गई इस एक्टिविटी की हेल्प से कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। चलिए, जब हमारी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई है, हमें इजीली याद हो गई है, तो अब हम सेकंड करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या है। सेकंड करेक्टरिस्टिक, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब जो
मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये भी हम एक एक्टिविटी की हेल्प से ईजिली समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया एक ग्लास जिसके अंदर हमने डाला पानी। ठीक है, पानी डाल लिया हमने ग्लास के अंदर। उसके बाद हम उसके अंदर रेड इंक ऐड करेंगे। जब हम रेड इंक ऐड करेंगे उसके अंदर तो क्या होगा, वो इंक क्या है उसके अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट कर देगी, यानी कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे देखो दिखाया गया है, ये वाला डायग्राम देखिए, ये दिखाया गया है। कुछ समय बाद हम जब देखेंगे क्या होगा कि पानी का कलर जो है वो बिल्कुल रेड हो जाएगा। वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि जो इंक और वाटर, ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स हो जाएंगे। और ये क्या है, मतलब एक दूसरे के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है उनके बीच में चले जाएंगे और इंटरमिक्सिंग की वजह से वो स्प्रेड हो जाएगा पूरे पानी के अंदर और पानी का कलर हो जाएगा रेड। तो जो ये इंटरमिक्सिंग है ना, दो टाइप के अलग अलग मैटर की इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स की, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की हेल्प से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि अलग अलग सब्सटेंस ले लिए हमने, ठीक है, तो ये अलग अलग सब्सटेंस हैं तो उनका डिफ्यूजन रेट भी अलग होता है। ये हम कैसे देखते हैं, चलिए एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने 2 ग्लास ले लिया, दोनों के अंदर पानी डाल लिया, ठीक है। एक के अंदर हमने ऐड कर दी इंक, दूसरे के अंदर हम ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद। तो जब हम देखेंगे ना तो क्या है कि जो इंक वाला पानी है उसके अंदर डिफ्यूजन रेट, ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट होगा एज कंपेयर टू हनी वाटर के अंदर। तो क्या है इसका रीज़न ये है कि जो हनी जो है ना उसका क्या है, पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा है और उसकी डेंसिटी और विस्कोसिटी भी हाई है एज कंपेयर टू इंक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंक और हनी में से किसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है तो आप अब इजीली बता सकते हैं कि जो इंक का डिफ्यूजन रेट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हनी। और उसका रीज़न यही है कि इंक का जो साइज है पार्टिकल्स का वो क्या है, स्मॉल साइज है, लो डेंसिटी है इंक की और लो विस्कोसिटी है एज कंपेयर टू हनी। इसी वजह से जो इंक का डिफ्यूजन रेट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हनी। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये नोट देख लेते हैं। इस नोट के अंदर क्या है वो देखिए कि जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। किस वजह से, क्योंकि दे पोजेसिज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स मूवमेंट शो करते हैं, उसका रीज़न यही है कि वे पार्टिकल्स खुद की काइनेटिक एनर्जी कंटेन करते हैं और ये ही काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है उनकी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट के लिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर किचन में अच्छा अच्छा डिलीशियस खाना बन रहा है, ठीक है, तो अगर हम दूसरे किसी रूम में भी बैठे हुए होते हैं तो उसकी अच्छी अच्छी स्मेल हम तक पहुंच जाती है। वो किस वजह से पहुंचती है, वो भी डिफ्यूजन की वजह से पहुंचती है। जैसे हमारे पास गरम खाना है, ठीक है, गरम खाने में से क्या होगा, स्मेल निकलेगी, यानी कि पार्टिकल्स मिक्स होंगे एयर के साथ में। वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो टेम्परेचर के साथ साथ पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है। उसके लिए रीज़न ये है कि जब हीटिंग होती है तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। जैसे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारे टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए, उनके डिफ्यूजन के लिए। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे फास्टर रेट
रेट पे। जब वे वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बन जाएगा, और जब स्पेस बन जाएगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, ईजिली हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। तो डिफ्यूजन के फास्ट हो जाएगा। हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ पार्टिकल्स की मूवमेंट भी फास्ट होगी। इसी वजह से जब हमारा गर्म खाना बनता है तो उसकी स्मेल हम तक पहुंच जाती है, एज कम्पेयर टू अगर हमारे पास ठंडा खाना है, कोल्ड है, तो उसकी स्मेल हम तक नहीं पहुंच पाती। तो ये टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है। एक और एग्जांपल है कि जैसे कि हमने एक अगरबत्ती जला ली, क्लास के एक कॉर्नर में रख दिया या फिर रूम में रख लिया अपने रूम में, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक क्या है, उसकी स्मेल हम तक पहुंच जाती है। वो भी कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, वो भी डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। क्योंकि जब वो वहाँ से जब अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं एयर के साथ में, और वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डिफ्यूजन की प्रोसेस की हेल्प से। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की थर्ड करेक्टरिस्टिक ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच के अंदर क्या होता है, फोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उन पार्टिकल्स को एक साथ रखने के लिए। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब क्या है कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच में, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मैटर है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप बताना क्या आंसर होगा इसका। कि हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के मैटर हैं, सब्सटेंसेस हैं। एक हमने ले लिया आयरन नेल, एक रबर बैंड और एक चॉक। ठीक है, तो अब इनमें से आप सोचिए कि किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है। जल्दी से फटाफट सोचिए। आया, क्लियर हुआ, माइंड में हुआ ना? तो चलिए मैं भी बता देती हूँ आपको कि जो आयरन नेल है ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर टू। अगर हम एक हथौड़ा लेते हैं, हथौड़ा जब हम इनके ऊपर मारेंगे तो सबसे इजीली ब्रेक हो जाएंगे चोक। क्योंकि चोक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू रबर एंड आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स स्ट्रेंथ के। फिर आयरन नेल बच गया और हमारा रबर बैंड बच गया। ठीक है, इनमें से जो हमारा रबर है उसके पार्टिकल्स के बीच की स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। सबसे ज़्यादा जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो है हमारी आयरन नेल के अंदर। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे तो इन तीनों में से किसकी ज़्यादा है, तो आप अब इजीली बता सकते हैं। अरेंज कर लेंगे अब इनको। आयरन नेल की सबसे ज़्यादा फोर्स स्ट्रेंथ है पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रबर बैंड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चौक। ये हमारा क्लियर हो गया। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच के अंदर क्या है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स प्रेजेंट होता है, और वही फोर्स उनको एक साथ रखने के काम आता है। और ये मैटर पे डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स स्ट्रेंथ है। अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग स्ट्रेंथ का फोर्स प्रेजेंट होता है। अब तक हमने पढ़ा है मैटर के बारे में, नेचर ऑफ मैटर, size of particles of matter and characteristics of matter. In our next videos, we will discuss about states of matter, how a matter can change its state यानी कि effect of temperature and pressure. लास्ट में हम पढ़ेंगे evaporation के बारे में। Thank you so much for watching my video.
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आप ये करोगे तो आपको ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू सो मच।